नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कर रहे हैं यहाँ पर टीईटी की तैयारी। इसमें हम सीटेट को फोकस कर रहे हैं और साथ ही इसके साथ आपके स्टेट लेवल के जो भी टीईटी के एग्ज़ाम होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाता है। तो हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं तैयारी पेपर 1 की। और आज हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 है। इससे पहले मैंने 5 सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं टीईटी की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, यदि डैश डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। अगर क्या कहते हैं यहाँ पर लड़के के जन्म के लिए किन गुणसूत्रों की जरूरत पड़ती है, तो एक्स और वाई। और लड़की की बात करें तो एक्स और एक्स। मुख्यतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास की प्रक्रिया क्या है। तो आनुवांशिकी द्वारा क्या निर्धारित होगा इसमें, अधिगम, परिपक्वता, समाजीकरण या इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, अधिगम और समाजीकरण यह आनुवांशिक गुणों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। परिपक्वता यहाँ पर इसका उत्तर हम लगाएंगे, क्योंकि देखिए अधिगम सीखना है, सीखना कोई आनुवांशिक चीज़ नहीं है कि किस तरह सीखेंगे आप, या समाजीकरण में भी आनुवांशिकता की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है वो क्या कहलाती है। तो वो अवस्था होती है डाउन सिंड्रोम। अच्छा, जितने भी ये सिंड्रोम है ये सब आपके विकार हैं कुछ, या कुछ बीमारियां कह सकते हैं आप। अगर आपने देखी होंगी, कुछ मूवी भी देखी होंगी जो इन सिंड्रोम के आधार पर बनती हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस किस तरह के बच्चे होते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी कुछ बच्चे क्या होता है कि उनको कोई बीमारी होती है या कुछ इस तरह का सिंड्रोम उसमें होते हैं, तो वो उनका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं लगता है और हम सोचते हैं कि वो मक्कार है। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी उसके अंदर कोई समस्या होती है और हमें नहीं पता चल पाता, इसलिए हमें ये बीमारियाँ यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं कि भाई इस तरह की बीमारियाँ भी होती है, तो हमारा दिमाग में कि विचार आ सके कि हाँ ऐसा बच्चे के साथ हो सकता है, तो हम ज़्यादा उसके साथ स्ट्रिक्ट ना होकर कुछ और तरीका अपना सकते हैं। तो ये चीज़ हमें इसलिए पढ़नी है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के सही जोड़े होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है कि 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। देखिए ये सब छोटी मोटी चीज़ें इसलिए हमें पढ़नी है कि हमें ये नॉर्मल सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। वैसे तो मालूम है मैक्सिमम चीज़ों को, परंतु फिर भी यहाँ पर हमें पढ़ना है, क्योंकि एक तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर से कुछ चीज़ें हमारे आगे जब हम शिक्षक बन जा रहे हैं तब भी हमें यहाँ पर काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो अगर आप इसमें देखें, पहला है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। तो भाई देखो, इनका प्रभाव तो पड़ता है और इसी के कारण परिवर्तन आता है बच्चे में, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा विवेकात्मक क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानव विकास की प्रकृति भूमिका बताई है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता है। ये तो सही है नहीं। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानव विकास की प्रकृति की भूमिका आधारित है, ये भी सही नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही था, तो हमें ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये हो जाता है आपका जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल सूचनाएं, और भौतिक, और यहाँ सूचना रह गया भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति, ये जो चीज़ है यहाँ पर देखो, ये भी पहला ऑप्शन है जैविक विशेषताएं, क्योंकि देखिए प्रकृति में जैविक अजैविक चीज़ें होती हैं, और बाकी क्या कहते हैं ये वंशानुक्रम सूचनाएं वगैरह सब ये प्रकृति के अंतर्गत ही हम लेंगे इसमें, क्योंकि बाकी के इसके ऑप्शन इस तरह के कुछ है नहीं यहाँ पर। अच्छा, हमारे आसपास का वातावरण, तो ये ओनली पर्यावरण हो गया। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, ये प्रकृति नहीं है, ये समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक व्यक्ति की मूल सूचनाएं या शक्तियाँ, वो आनुवांशिकता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पूरा अगर हम लेंगे प्रकृति पोषण, तो यहाँ जैविक और अजैविक से संबंधित होगा, तो जैविक विशिष्टताएं हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। कभी कभी हमारे पास ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जिसका आंसर हमें सही नहीं भी लगता लेकिन लगाना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 8, किसी की आनुवंशिकता डैडस के समय पर निर्धारित की जाती है। तो आनुवंशिकता तो गर्भधारण के समय ही निर्धारित हो जाती है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण देखो अभी बात हुई थी जैविक अजैविक चीजें होती हैं पर्यावरण में, तो जैव अजैव यहाँ पर है, तो इसके बेस पे वो वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा सही है। ठीक है ना, इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसे ऑप्शन होता है जिसका हमें सिर पैर नहीं पता होता क्या है, तो हम बाकी ऑप्शन को निगलेक्ट करके फिर लगा पाते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ ये बात सही है भाई, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से निर्धारित होते हैं, कुछ पर्यावरण से निर्धारित होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, बाकी जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपके सामने ये है ही। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं, इसके साथ तो आनुवंशिकता भी जरूरी है ना, पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों जरूरी है। दूसरा है मानव विकास ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। गलत है भाई, दोनों प्रभावित करते हैं। तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। अगला है विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर या दोनों पर ही निर्भर करता है। देखो विकास दोनों पर निर्भर करेगा। मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं। तो ये आपके क्या कहते हैं, वंशानुक्रम वातावरण दोनों की क्रिया से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो क्रिया वाला कौन सा ऑप्शन है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो वंशानुक्रम वातावरण दोनों ही होगा, तो दोनों वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो इसमें भी अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखें, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, यही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन कभी भी हमें ऐसा मिले तो हमें दोनों को एक साथ ही लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन शामिल किए हैं इसके। बालक का विकास परिणाम है किस चीज़ का परिणाम है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया। अगला है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अब यहाँ पर देखिए वंशक्रम वातावरण, इस तरह से अगर आपको कोई भी ऑप्शन इस तरह का मिलता है तो आप वही लगाएंगे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका, ये भी यही आएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। ये सारे क्वेश्चन देखिए आप इस तरह के यहाँ पर मैंने इसे शामिल किए हैं कि आपके सामने ये आनुवंशिकता और वातावरण की कैसे भी क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन में है तो आपको बिना सोचे समझे भी लगाओगे तो भी आपके सही होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 19वां क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच पारस्परिक प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो इसमें भी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही आएगा। ठीक है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। सत्य है वाला पूछा था क्वेश्चन, ये शायद वो कट गया है, एडिट करते हैं, कोई नहीं। तो सत्य है वाला पूछा है। तो पहला है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। भाई 50-50 नहीं होता, किसका योगदान ज़्यादा है किसका योगदान कम है आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते। वातावरण का योगदान ज़्यादा होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कैसा माहौल होता है वैसा ही विकास होगा। समवयस्कों और पितरा कहने की जीन्स, समवयस्क मतलब अपनी उम्र यानी कि वातावरण से संबंधित कर लो, वातावरण और जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। हाँ जी, इसको योग नहीं कर सकते आप कि किसका कितना है, भाई वो आनुवंशिकता एक अपनी जगह है और पर्यावरण एक अपनी जगह है, योगात्मक नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। आगे, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, क्यों नहीं होते, दोनों एक साथ चलते हैं। सहम रुझान वातावरण से संबंधित जबकि वास्तविक के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वास्तविकता के लिए आनुवंशिकता या पर्यावरण ये नहीं, भाई एक सापेक्ष चलते हैं। यहाँ पर पर्यावरण थोड़ा सा अधिक योगदान देता है बच्चे में, आनुवंशिकता में दिक्कत है। अगर कोई मान लो कोई विकार है, कोई बच्चा बीमार है, तो वहाँ पर आप उससे क्या कहते हैं, पर्यावरण के सारे थोड़ा सा उसके साथ कुछ कर सकते हैं, उसके विकास को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। पूरी तरह तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उसके अंदर कोई विकार है तो आप उसको एकदम नहीं सुलझा पाएंगे पूरी तरह से, पर कोशिश आप करते हैं। लेकिन पर्यावरण के द्वारा काफ़ी कुछ करा जाता है।
जैसे कि क्या कहते हैं, एक मूवी भी आई थी वो डिसलेक्सिया वाली, वो जिसमें क्या कहते हैं बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, तारे ज़मीन पर जो मूवी आई थी, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर डिसलेक्सिया था, तो बच्चा बीमार था, लेकिन पर्यावरण के उसको वातावरण दे के, मतलब उस तरह का माहौल देकर उसको सुधारा गया, यानी कि सुधारा जा सकता है। तो पर्यावरण का रोल ज़्यादा है, 50-50 तो हम नहीं कह सकते, पर्यावरण थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको सही लगे हों और अगर आप टीईटी तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।